स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 3 विद्युत रसायन। कल हमने कोलराउश का नियम शुरू किया था और कोलराउश के नियम का मैंने आपको पहला अनुप्रयोग पढ़ा दिया है। कोलराउश के नियम में कुल 4 अनुप्रयोग हैं। परीक्षा में पूछते हैं कि कोलराउश के नियम के किन्हीं भी 2 अनुप्रयोगों को समझाइए, तो एक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा अनुप्रयोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से कोलराउश का नियम हम पढ़ते हैं। तो कोलराउश का नियम ये कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है ना, इस चिन्ह को बोला जाता है हाफ लैम्बडा m, मतलब इसको कहते हैं मोलर चालकता, है ना। ये जो चिन्ह है ये मोलर चालकता या आणविक चालकता का है, और जब इसमें इन्फिनिटी लग जाता है तो फिर हम कहते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो कोलराउश के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धन आयन की आयनिक चालकता और ऋण आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये V प्लस और V माइनस का मतलब होता है धन आयन और ऋण आयन, और ये लैम्बडा इन्फिनिटी को कहा जाता है आयनिक चालकताएं। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। पहला अनुप्रयोग कल जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या था कि कोलराउश के नियम की मदद से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन होगा तो हम उसके इस अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। आज का जो हमारा दूसरा अनुप्रयोग है वो ये है, वो कहता है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन, दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? जिसका आयनन बहुत कम मात्रा में होता है। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन या कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजन की मात्रा की गणना हम कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, है ना, ये आज का हमारा दूसरा अनुप्रयोग है। तो क्या किया जाता है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जैसे कि एसिटिक अम्ल हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, या सोडियम एसिटेट। तो इनमें से कोई भी हम विद्युत अपघट्य लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जब हम इनको जल में या किसी अन्य विलायक में विलय करेंगे तो आयनन कम होगा। तो यदि इन दुर्बल पदार्थों का आयनन कम होगा तो उनकी जो चालकता होगी, आयनिक चालकताएं, उनका मान भी कैसा होगा? उनका मान भी कम होगा, है ना। और दूसरी बात, इनकी जो अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता होती है, इसको इस तरह से लिखा जाता है अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता। यानी जो दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन है वो कम मात्रा में आयनित होता है, चाहे हम उसकी तनुता बढ़ा दें, चाहे हम उसकी सांद्रता बढ़ा दें। सांद्रता बढ़ाने पर भी उसकी जो आयन है वो कम ही होंगे ना, क्योंकि वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो बहुत कम मात्रा में धन आयन और ऋण आयन में डिवाइड होते हैं, चाहे तनुता बढ़ा दें चाहे सांद्रता बढ़ा दें। तो वियोजन की मात्रा की गणना कैसे की जाती है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के जो वियोजन की मात्रा होती है, वियोजन की मात्रा हम यहाँ पे लिखेंगे अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता, है ना। ये इस चिन्ह को मोलर चालकता कहते हैं, है ना। चाहो तो मैं शाब्दिक रूप में भी लिख दूं, अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को ही वियोजन की मात्रा कहते हैं। यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता और अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता का अनुपात हम निकालते हैं तो हमें वियोजन की मात्रा पता चल जाती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में मतलब इसका वियोजन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो हम जानते ही हैं कोलराउश के नियम से, हाफ लैम्बडा इन्फिनिटी m, इसको हम कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता, तो अंतिम शब्द तो मोलर चालकता है, इसलिए हमने ये चिन्ह बना लिया। अनंत सांद्रता मतलब कि इसको लिख दिया जाता है C। तो ये हुआ हमारा सूत्र। वियोजन की मात्रा की गणना हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा अनुप्रयोग है, और इस अनुप्रयोग को समझाने के लिए एक संख्यात्मक प्रश्न है, उसको भी हम हल करके देख लेते हैं। वो प्रश्न क्या है? पूरा प्रश्न है कि मैं पूरा प्रश्न क्वेश्चन तो नहीं उतारने वाली हूँ, लेकिन प्रश्न क्या दिया है
कि भैया अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 0.01 मोल विलयन, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 0.01 मोल विलयन की अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता का मान, अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता का मान कितना दिया है? 9.33 और इसकी इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स है। और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान कितना दिया हुआ है? 2.38 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना। तो इसकी वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। क्या प्रश्न है कि भाई हमारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और कंफ्यूज करने के लिए बताया कि 0.01 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। उस विलयन की अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता का मान इतना है और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान 2.38 है। तो आप इसके वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। तो बहुत सिंपल है, सूत्र है अल्फा इज इक्वल टू ये दोनों वैल्यूज। अब हमारे पास में ये मान भी है और ये मान भी है। चलिए सूत्र में मान रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा? अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता का मान कितना है? 9.33 और ये मान कितना है? 2.38। आप इसको हल करेंगे तो आपका जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर को आपको इकाई के साथ लिखना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका जो भी उत्तर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखिए और भेजिए, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर सॉल्व करके लिखना ही है, ठीक है। मैं नहीं आपको आंसर बताऊंगी क्योंकि बहुत इजी है। तो एक तो बहुत इजी वे में पूछा जाता है कि वियोजन की मात्रा की गणना कैसे करते हैं। इसी वियोजन की मात्रा की गणना को समझने के लिए अपन एक और न्यूमेरिकल करते हैं। छोटा सा सवाल है, वो सवाल क्या है कि प्रश्न है 0.01 नॉर्मलता पढ़ते हैं ना अपन, नॉर्मल एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता, अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता का मान दिया है 16.30 और आगे इसकी पूरी यूनिट बताई गई है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। 0.01 n यानी नॉर्मल एसिटिक अम्ल का एक विलयन है जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जिसकी अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता 16.30 है। और आगे क्या बताया है कि यदि हाइड्रोजन आयन की आयनिक चालकता और एसीटेट आयन की आयनिक चालकताओं के मान क्रमशः क्या दिए हुए हैं? हाइड्रोजन आयन की आयनिक चालकता का मान क्रमशः 349.8, क्या दिया है? 349.8 और आगे ये पूरी इकाई दी गई है। और एसीटेट आयन का मान दिया है 40.9 और आगे ये पूरी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दी गई है। तो हमें क्या करना है? तो इस एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। वियोजन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं ना, तो वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। अब ये सवाल इससे थोड़ा सा अलग है। ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि इसमें अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता एग्जैक्टली अंक दे दिए गए थे। हमने सूत्र में मान रखा, भाग लगाया, उत्तर आ गया, है ना। अब इस सवाल में क्या दिया है, अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं कि भैया 0.01 नॉर्मल एसिटिक अम्ल का एक सॉल्यूशन है जिसकी अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता 16.30 है, ठीक है। लेकिन एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता नहीं बताई है, पर हाँ आयनिक चालकताएं जरूर बता दी गई हैं। अब कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे हमें कोलराउश के नियम की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कोलराउश के नियम से। कोलराउश के नियम से क्या है कोलराउश का नियम? कि भाई अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धन आयन की आयनिक चालकता
और ऋण आयन की आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। अब आपके पास एसिटिक अम्ल में जो धन आयन है हाइड्रोजन आयन, उसकी आयनिक चालकता पता है आपको, और जो एसीटेट आयन है उसकी आयनिक चालकता हमको बहुत अच्छे से पता है, तो हम क्यों ना इसमें मान रख लें। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमें यहाँ लिखना होगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। पहले इसको धन आयन और ऋण आयन में डिवाइड करें तो हाइड्रोजन आयन प्लस एसीटेट आयन, है ना। अब मान रख लेते हैं, तो क्या मान रखा जाएगा, CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी दी हुई है 349.8 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है 40.9 सॉरी, है ना। तो आपके एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो इनके जोड़ने पर आपको उत्तर आ जाएगा 390.7, है ना। ये वैल्यू आई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमारे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी है, अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता तो ऑलरेडी दी हुई थी। हल कर लेते हैं इसको, तो वियोजन की मात्रा का सूत्र लगाएंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा, एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा बराबर, सूत्र में मान रखते हैं अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अनंत सांद्रता पर जो मोलर चालकता थी वो तो थी 16.30, और अभी जो हमने हल किया अनंत तनुता पर वो आया है 390.7। तो जो आपके एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा आएगी वो, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो नीचे और छोटी संख्या ऊपर है, तो 0.00 करके कुछ आंसर आएगा। आपको उत्तर हल करना है और हल करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, और यहाँ पर इसकी यूनिट को भी शो करना है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे इस बहाने तो आपको हल करने में मज़ा आएगा। तो ये है हमारा कोलराउश के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, वियोजन की मात्रा की गणना करने में, है ना आसान। आपको इसे सवाल के माध्यम से भी समझाना होगा, और बहुत सिंपल सा, अगर ऐसा कोई सवाल डायरेक्टली आ जाता है तो हम लोग हल भी कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम इसका तीसरा अनुप्रयोग, है ना। तो कोलराउश के नियम का तीसरा अनुप्रयोग ये कहता है कि अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में, है ना। कोलराउश के नियम का जो तीसरा अनुप्रयोग है उसकी हेडिंग है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में, है ना। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि अल्प विलेय लवण कौन होते हैं, है ना। ऐसे लवण जो बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, ऐसे लवण जो जल के साथ साथ अन्य किसी विलायक में भी बहुत ही कम मात्रा में विलय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि भैया ये तो अल्प विलेय लवण है। तो उनकी जो विलेयता होती है उनका मान भी काफ़ी कम होता है ना। ऐसे लवण जिनकी विलेयता बहुत कम होती है या जो जल में या अन्य किसी विलायकों में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, उनको हम अल्प विलेय लवण कहते हैं। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं अल्प विलेय लवण के। अल्प विलेय लवण जो कम मात्रा में घुलते हैं, इनके उदाहरण होंगे बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, है ना, पैलेडियम क्लोराइड, पैलेडियम के अलावा PbSO4, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कम मात्रा में घुलते हैं। तो इनकी विलेयता कैसे ज्ञात करें, तो जो अल्प विलेय लवण होते हैं इनकी अगर विलेयता कम है तो इनकी चालकता के मान भी कम होंगे। इसका मतलब इनकी आयनिक चालकता, है ना, आयनिक चालकता जिसको किस अक्षर से शो करते हैं अपन, ऐसे, है ना, इन्फिनिटी के साथ में लिखते हैं। और मोलर चालकता, आयनिक चालकता और मोलर चालकता जिसको हम शो करते हैं ऐसे। तो जो अल्प विलेय लवण होते हैं वो कम मात्रा में घुलते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब वो कम मात्रा में घुलेंगे तो उनका आयनन भी कम होगा, और यदि उनका आयनन कम होगा तो उनकी जो चालकताएं होती हैं, चाहे वो आयनिक चालकता हो या मोलर चालकता हो, वो चालकताओं के मान कम होते हैं, चालकता कम होती है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं।
ठीक है। अब हमको एक बात तो पता है कि जो मोलर चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मोलर चालकता जो होती है वो विशिष्ट चालकता यानी कप्पा और विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। हम लोगों ने जब विशिष्ट चालकता पढ़ा था तब भी तो हमने यही बात लिखी थी कि मोलर चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर इसका मान होता है ना। तो ये है मोलर चालकता, ये है विशिष्ट चालकता और ये है आयतन। इसको हम शाब्दिक रूप में कैसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की जो मोलर चालकता होती है उसका मान विशिष्ट चालकता और विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और जो अल्प विलय लवण होते हैं उन अल्प विलय लवणों की जो मोलर चालकता होती है उसका मान अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान के बराबर होता है, क्योंकि वो बेचारा है तो अल्प विलय, वैसे भी उसका आयनन कम होगा, तो चाहे मोलर चालकता कह दो या अनंत तनुता पर, आप उसमें कितना ही उसको तनु कर दो, कितना ही सांद्र कर दो, चालकता के मान तो कम ही होंगे ना। तो समझ लीजिए समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। यह हमने लिखा है कि अल्प विलय लवणों के लिए मोलर चालकता का मान और अनंत तनुता पर मोलर चालकता दोनों का मान बिल्कुल एक समान होता है। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो देखिए समीकरण 1 में जो मोलर चालकता है उसकी वैल्यू ये है और इसमें इसकी वैल्यू ये है, तो क्या हम इसके स्थान पर ये मान रख सकते हैं? तो आगे हम लिखेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता गुणित V। अब हम यहाँ लिखेंगे कि भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोलराउश के नियम से हमें पता है कि भाई जो कोलराउश का नियम है ना, कोलराउश के नियम से, कोलराउश का नियम कहता है कि भाई अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धन आयन की आयनिक चालकता और ऋण आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो क्यों ना इस मान को समीकरण इसमें रख दें, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। अब आगे हम लिखते हैं कि समीकरण 3 व 4 से, है ना। तो समीकरण 3 में जो ये वैल्यू है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उसके स्थान पर अपन ये मान रख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, V प्लस की आयनिक चालकता, V माइनस की आयनिक चालकता, ये तो हमने ये इसके स्थान पे ये रखा, और बराबर क्या लिखेंगे हम, कप्पा इंटू V। कप्पा क्या चीज़ है यहाँ पे, कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता होती है। अब इस विशिष्ट चालकता को इधर ले आते हैं अंत में, तो लास्ट स्टेप बनेगी धन आयन की आयनिक चालकता प्लस ऋण आयन की आयनिक चालकता बटे V बराबर कप्पा, है ना। तो ये जो अंतिम स्टेप आया है, ये जो लास्ट का स्टेप है, ये अल्प विलय लवण की विलयता को ज्ञात करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे हम एक एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि V प्लस क्या है, धन आयन, V माइनस क्या है, ऋण आयन, ये हाफ लैम्डा इन्फिनिटी क्या है, आयनिक चालकता, कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता और V मतलब कि विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन, है ना। तो इसके लिए कोई हमें न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा व्यंजक है। तो ये है इसका तीसरा अनुप्रयोग कोलराउश के नियम का। और अब हम पढ़ते हैं कोलराउश के नियम का चौथा अनुप्रयोग, जो है जल के विलयता गुणनफल को ज्ञात करने में, या जल के आयनिक गुणनफल को ज्ञात करने में। तो यदि आप लोगों ने जल का आयनिक गुणनफल और विलयता गुणनफल, लास्ट ईयर हमने ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पढ़ा था 11th क्लास में, बिल्कुल वैसा ही है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं, ये बताया गया है कि जल जो होता है H2O, जब हम जल का आयनन करते हैं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन बनता है ना, H प्लस आयन और OH माइनस आयन बनता है। जब हम यहाँ पर ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू करते हैं तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है कि दर यानी कि K बराबर ऊपर तो आ जाता है H प्लस इंटू OH माइनस और बटे में आ जाता है H2O, है ना। फिर इस H2O का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस K में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, K इंटू H2O इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख सकते हैं H प्लस इंटू OH माइनस, और ये K इंटू H2O जो होता है इसको हम लिखते हैं KW यानी कि वाटर, W फॉर वाटर। तो K इंटू W इसी को कहा जाता है विलयता
गुणनफल या जल का आयनिक गुणनफल। तो ये समीकरण हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। तो ये जल का विलेयता गुणनफल ज्ञात करने में भी कोलराउश के नियम का यूज़ कैसे किया जाता है उसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, तो इसलिए जो चौथा अनुप्रयोग है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में यदि आ जाता है कि कोलराउश के नियम को समझाते हुए इसके किन्हीं भी 2 अनुप्रयोगों को लिखिए, तो पहला, दूसरा और तीसरा वो तीनों ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और छोटे भी हैं। पहला वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है पर मार्किंग उसकी अच्छी हो सकती है। अगर कोलराउश के नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको उसको भी हल करना है। तो ये हमारा कोलराउश के नियम का टॉपिक हो गया। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि सिर्फ कोलराउश का नियम लिखिए और चारों अनुप्रयोग लिखिए तो हेडिंग लिख दीजिएगा, और अगर किसी भी अनुप्रयोग को डिटेल में समझाने के लिए पूछा तो हम उसको भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं इस चैप्टर का। कायदे से देखा जाए तो अंतिम टॉपिक कह लेंगे हम इसको। अंतिम इसलिए क्योंकि इस साल के कोर्स में एक तो संक्षारण हटा दिया है, दूसरा विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के नियम जो हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तो वो 2 टॉपिक्स हटा दिए हैं। वैसे तो इस साल के लिए शुष्क सेल हटा दिया, सीसा संचायक सेल भी हटा दिया, ईंधन सेल, मरकरी सेल, परंतु फिर भी हमने ये चारों चीज़ें पढ़ ली है। विद्युत रसायन नामक जो चैप्टर है, संक्षारण और फैराडे के नियम को हटाने के बाद अब हमारा आज का लास्ट प्रश्न बचता है, नरनस्ट समीकरण क्या है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है नरनस्ट समीकरण क्या है उसको समझाइए, है ना। देखिए नरनस्ट समीकरण जो था, नरनस्ट नामक वैज्ञानिक ने यह समीकरण प्रस्तुत किया। ये समीकरण क्या कहता है? नरनस्ट समीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सेल पढ़ते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव SHE का अध्ययन किया था, तो माना कि हमारे पास में कोई छड़ है, विद्युत अपघट्य विलयन है, और विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर कोई छड़ है ना। तो ये जो धातु की जो छड़ होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, धातु की छड़ और उसी धातु का विलयन, ठीक है, धातु की छड़ और धातु का विलयन। जैसे कि मान लो कि कॉपर की छड़ है तो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे, और यदि मान लो हमने इसको इसको जिंक की छड़ माना, यदि मान लेते हैं हम कि ये जिंक की छड़ है तो विलयन हो जाएगा जिंक सल्फेट का। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो HCl ले लेंगे। तो नरनस्ट के अनुसार जब किसी धातु की छड़ और धातु के विलयन के मध्य कोई रासायनिक क्रिया होती है तो इस इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होता है। धातु की छड़ और धातु के विलयन के मध्य जब रासायनिक क्रिया होती है तो इस पर कोई विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। यदि मान लीजिए कि धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो जो उत्पन्न विभव होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव, है ना। यदि धातु की छड़ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जैसे मान लो कि अपन जिंक की छड़ ले लें, तो जिंक सॉलिड रहता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद आया, हमने डैनियल सेल पढ़ा था। तो इस प्रकार जो उत्पन्न विभव होता है वो ऑक्सीकरण विभव होता है, जिसका मान क्या रहता है? प्लस 0.76 वोल्ट, याद आया। तो ये ऑक्सीकरण विभव है। परंतु यदि धातु की छड़ पर अपचयन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की बजाय अगर मान लो कि अपचयन की क्रिया होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न होगा उसको अपन क्या कहेंगे? अपचयन विभव। तो मान लो कि हमारे पास में जो छड़ है वो तांबे की है, तो कॉपर के ऊपर ऑलरेडी 2+ चार्जेस थे, उसको जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो वो बदल गया सॉलिड कॉपर में, है ना। और फिर यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हुआ वो कितना था? -0.34 वोल्ट, याद आया हमको। तो हमें इस उत्तर की शुरुआत कैसे करनी है कि जब किसी धातु की छड़ और धातु के विलयन के मध्य कोई रासायनिक क्रिया होती है तो धातु की छड़ पर विभव उत्पन्न होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। यदि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा, और यदि अपचयन की क्रिया होती है तो अपचयन विभव उत्पन्न होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रोड पर जो भी विभव उत्पन्न हुआ है वो इलेक्ट्रोड विभव 3 बातों पर निर्भर करता है ना। जो इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न हुआ है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। वो 3 कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ताप, दूसरा धातु की प्रकृति की हमारी धातु कैसी है, ज़्यादा क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, और तीसरी बात धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की
सांद्रता, इन 3 बातों पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विभव। ताप कम ज़्यादा कर दें तो अपचयन और ऑक्सीकरण विभव के मानों में चेंजेस आएगा। धातु की प्रकृति, अगर हमारी धातु ज़्यादा क्रियाशील है तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान कुछ और आता है, कम क्रियाशील होने पर मान कम या ज़्यादा। आपको मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, उसमें लिखा था कि जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती है तो उनके इलेक्ट्रॉन विभव का मान अधिक होता है, और जिनके जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती है वो कम क्रियाशील होती है। तो ताप, धातु की प्रकृति और धातु आयन की सांद्रता। धातु आयन का मतलब क्या होता है कि धातु के ऊपर प्लस चार्ज होता है ना, तो उसकी क्वांटिटी कितनी, उसकी मात्रा कितनी है। तो नर्नस्ट ने क्या किया था, नर्नस्ट ने धातु आयन की सांद्रता और ताप का इलेक्ट्रॉन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझाने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया। क्या किया था नर्नस्ट ने कि इलेक्ट्रॉन विभव पर धातु आयन की सांद्रता और ताप के प्रभाव का जो भी प्रभाव पड़ा उस प्रभाव का अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर एक समीकरण प्रस्तुत किया। उस समीकरण को नाम दिया नर्नस्ट समीकरण। तो नर्नस्ट समीकरण को यदि हमको समझना है तो हमें लिखना होगा कि माना कि कोई सामान्य अपचयन अभिक्रिया है ना, कोई अपचयन अभिक्रिया है, ये M सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक M पॉजिटिव आयन है तो उसको एक्वस लिखते हैं, उसको हमने उसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया तो उसके ऊपर से आवेश खत्म हो जाएगा। ये एक अपचयन अभिक्रिया है। किसी धातु आयन द्वारा जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसका आवेश खत्म हो जाता है ना। अब मान लो धातु के ऊपर बहुत सारे प्लस चार्ज हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बहुत सारे उसके इलेक्ट्रॉन वापस लौटा देंगे, तब भी वो काय में चेंज हो जाएगा, सॉलिड धातु आयन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए, इस समीकरण के लिए नर्नस्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया। वो समीकरण क्या था, वो ये था, E M N प्लस बटे M, इसको S लिख सकते हैं, बराबर E0 M N प्लस बटे M। M N प्लस का मतलब N के ऊपर N प्लस चार्जेस हैं, तो इसके लिए हमेशा यहाँ पे AQ लिख सकते हैं, है ना। और जो M अकेला है वो सॉलिड फॉर्म में, वो ठोस अवस्था में, तो यहाँ पे S और यहाँ पे AQ। यहाँ पे E का मतलब होता है पहले E0 है फिर E है ना। तो ये तो है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव, और ये है सिर्फ इलेक्ट्रॉन विभव, है ना। और ये सूत्र, इसका जो नर्नस्ट समीकरण है वो होगा प्लस RT बटे NF, और यहाँ पे आएगा इंट्रिकल, है ना, इंट्रिकल मतलब यहाँ पे लॉग लिख सकते हैं, और ऊपर आ जाएगा MN प्लस बटे MS। ठीक है, ये नर्नस्ट द्वारा दिया गया समीकरण था। E मतलब कि, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं अपन, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको पूरा शुरू से स्टार्ट करके समझाती हूँ कि नर्नस्ट ने ये बताया था कि अगर कोई धातु की छड़ है और वो अपने धातु के विलयन में डूबी हुई है, तो धातु की छड़ और धातु के विलयन के बीच में कोई रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उस धातु की छड़ पर, उस इलेक्ट्रोड पर कुछ विभव उत्पन्न होता है। तो यदि ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा, अगर अपचयन की क्रिया होगी तो अपचयन विभव उत्पन्न होगा। जो भी विभव उत्पन्न हो तो उस इलेक्ट्रोड विभव पर ताप, धातु की प्रकृति और धातु आयन की सांद्रता का कुछ प्रभाव पड़ता है। नर्नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर ताप और धातु आयन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझाने के लिए एक समीकरण दिया, जिसको उन्होंने नर्नस्ट समीकरण कहा। अब नर्नस्ट समीकरण की शुरुआत कैसे करते हैं कि माना कि एक सामान्य अपचयन अभिक्रिया इस प्रकार है। फर्स्ट वाली रिएक्शन देखिए कि धातु के ऊपर धन आयन है, जब हमने उसको उसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया तो उसका आवेश खत्म हो जाएगा। एस का मतलब वो ठोस, उदासीन, विलगित है। अब किसी धातु पर N प्लस चार्ज है, उसको हमने उसके N इलेक्ट्रॉन जितने लिए थे उतने वापस कर दिए, तो फिर वो काय में चेंज हो जाएगा, ठोस विलगित धातु में। अब नर्नस्ट द्वारा दिया गया जो समीकरण था वो इस प्रकार है, E0 मतलब कि मानक अपचयन विभव Mn प्लस बटे Ms, मतलब Mn प्लस यानी इधर वाला और Ms यानी कि वो ठोस वाला, बराबर E इलेक्ट्रोड विभव है और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, प्लस RT बटे NF इंट्रिकल, फिर M धातु आयन बटे ठोस धातु। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि धातु ठोस की सक्रियता की इकाई अगर 1 लें, यदि हम वहाँ पे MS के स्थान पर 1 रखें, है ना, कहाँ पर, वो लास्ट में। अब अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि हमने शुरुआत कैसे की थी, है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि यदि धातु
ठोस की सक्रियता एक हो, मतलब MS के स्थान पर अगर आपको एक रखना हो तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, और साथ ही क्या करना है, इंट्रिकल के स्थान पर लॉग रखना है ना, इंट्रिकल के स्थान पर लॉग रखेंगे। तो यदि इसका मान लॉग रखेंगे तो R के आगे लॉग का मान 2.303 हमको रखना पड़ेगा। धातु ठोस की सक्रियता यदि एक हो तो MS के स्थान पे एक रखेंगे और इंट्रिकल के स्थान पे लॉग रखेंगे। तो अगला स्टेप क्या आएगा, देखना ध्यान से, E0 Mn प्लस बटे MS है ना, बराबर है E Mn प्लस बटे M प्लस इंट्रिकल के स्थान पे लॉग रख रहे हैं तो इंट्रिकल का मान 2.303 यहाँ रखाएगा, 2.303 RT बटे NF, इंट्रिकल के स्थान पे लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा Mn प्लस, और ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे सबको क्लियर करके बताया गया है। क्या क्लियर किया है कि मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ क्योंकि हमको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना है। जहाँ E0 Mn प्लस बटे M, ये क्या चीज़ है, इसको कह रहे हैं मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये तो हो गया मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। फिर दूसरा E Mn प्लस बटे M, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव है ना। फिर R क्या है, R हम सब जानते हैं गैस स्थिरांक है। ठीक है, और गैस स्थिरांक का मान जो होता है वो है 8.314, और किलो जूल मोल इनवर्स इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी इकाई है। T क्या चीज़ है यहाँ पे, T है परम ताप है ना, परम ताप का मान बताया गया है 298 केल्विन। फिर N क्या है, नंबर्स है ना, वहाँ पे आप N के स्थान पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो। F क्या है, F है फैराडे संख्या, फैराडे नंबर या फैराडे संख्या, जिसका मान होता है 96500 है ना, 96500। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 के बाद लिखते हैं कि समीकरण 1 में R T और F का मान रखने पर है ना, तो मान रख देते हैं, बाकी एज इट इज वैसे उतार लेते हैं हम। तो शुरू करेंगे E0 Mn प्लस चार्ज बटे M बराबर E Mn प्लस बटे M, और प्लस क्या लिखा जाएगा 2.303 जो तो पहले से ही था, इंटू R का मान कितना आया 8.314, इंटू T का मान 298 अपॉन N, और फैराडे संख्या 96500, और बाकी आ गया ऐसा कैसी, तो आगे आ जाएगा लॉग और ये Mn प्लस, और लास्ट बिल्कुल लास्ट स्टेप है कि इन सबका कैलकुलेशन क्या होगा। तो उन सबका कैलकुलेशन के लिए लिखना होगा हमको E0 Mn प्लस बटे M बराबर E Mn प्लस बटे M प्लस, इन सबका कैलकुलेशन आता है 0.591 N, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग Mn प्लस। ये हो गई आपकी नरनस्ट समीकरण। थोड़ी सी टिपिकल ज़रूर है, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हमको ये पूरी वैल्यू को क्लियर करना है ना। तो अगर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं अच्छे से पढ़ी हैं, यदि हमको सेल के बारे में अच्छे से ज्ञान है, यदि हम ये पहचानते हैं कि ये M क्या होता है ना, M मतलब कि धातु, अगर S लिखा है मतलब कि ठोस धातु, उदासीन धातु जिस पे कोई आवेश नहीं होता है। हमको अगर ये पता है कि M के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उसको हमेशा एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। हमें ये पता है कि अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है, ऑक्सीकरण कैसे होती है, तो हमको नरनस्ट समीकरण समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हुआ आपका नरनस्ट समीकरण, और इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। तो अनुप्रयोग की सिर्फ हेडिंग हमको लिखना है, उसका ज़्यादा डिटेल हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक तरह से आपका ये चैप्टर आज का पूरा कंप्लीट हुआ। बचे हुए जो 2 टॉपिक्स हैं, संक्षारण और फैराडे के नियम, जो कि एग्जाम में नहीं आएंगे, उसको हम अभी नहीं पढ़ते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी संक्षारण तो हम लोगों का क्लास
8th से पढ़ा हुआ आ रहा है कि संक्षारण क्या होता है, कि धातु के ऊपर धीरे धीरे जंग लगती है, धातुएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, तो लोहे पर जंग कैसे लगाई जाती है, कैसे लग जाती है, चांदी का काला होना, तांबे के बर्तन का ग्रीन हो जाना, ये सब संक्षारण है। संक्षारण से बचने के लिए हम उस पर पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, जिंक चढ़ाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो वैसे बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हमारी परीक्षा में ये नहीं आएगा, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 3 विद्युत रसायन हुआ पूरा।